Assalamu alaikum everyone, this is me Nadia Sarwat. Welcome to the 6th lecture of group theory. Today we are going to start point groups. We will study about how we can calculate the point groups. हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की एग्जांपल्स के थ्रू पॉइंट ग्रुप्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम हमारे पास जो गिवन मॉलिक्यूल होगा उसका पॉइंट ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि काइंडली आप अगर ये पहली वीडियो देख रहे हैं ग्रुप थ्योरी की तो काइंडली आप पहले पिछली 5 वीडियोस एक बार देख लें, अपनी एक की बना लें, अपने जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको और जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं काइंडली आप वो एक जगह पर नोट डाउन कर लें ताकि आपको पॉइंट ग्रुप समझना, पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करना आसान हो जाए. तो आई एम 100% श्योर कि अगर आपके पास की होगी, आपने कहीं नोट किया होगा तो आपके लिए पॉइंट ग्रुप को समझना बेहद आसान हो जाएगा. हम देख लेते हैं कि पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं. पॉइंट ग्रुप बेसिकली हम मॉलिक्यूलर सिमेट्रीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा सिमेट्री एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन को भी हम पॉइंट ग्रुप कहते हैं. मींस सपोज़ कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है. ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशंस मौजूद होंगे, उन सिमेट्री ऑपरेशंस की हम एक ग्रुप बना दें तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा वाटर के लिए पॉइंट ग्रुप है. इसके अलावा जब हम पॉइंट ग्रुप्स के अंदर जब हम सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल से बिल्कुल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए होती है. ठीक है, और हमें मिलती भी है. जब हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें डेफिनेटली इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है और पॉइंट ग्रुप्स को हम ग्रुप थ्योरी में यूज़ करते हैं. हम देख लेते हैं अब पॉइंट ग्रुप्स. मैंने यहाँ पर एक की बनाई है पॉइंट ग्रुप्स की. ये हमारे पास की है एक. ये टोटल हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स हैं. इस तरफ मैंने पॉइंट ग्रुप्स मेंशन किए हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स होते हैं और इस तरफ मैंने सिमेट्री ऑपरेशंस लिखे हैं कि इन किस पॉइंट ग्रुप के अंदर कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस मौजूद होंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको समझते जाएंगे. ये पॉइंट ग्रुप्स जो हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास रोटेशनल पॉइंट ग्रुप्स हैं. और जो पॉइंट ग्रुप डी से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जिनको हम डी से स्टार्ट करेंगे उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डायहेड्रल पॉइंट ग्रुप्स हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे सी एन वी को. लेट्स सपोज कि हमारे पास पॉइंट ग्रुप है सी एन वी. सी एन वी पॉइंट ग्रुप के अंदर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. मींस कि कुछ भी एन की वैल्यू हो सकती है. और अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर सी एन प्रिंसिपल एक्सिस है, पी ए मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमने अपनी ट्रिक के अंदर पिछले लेक्चर्स में जो हमने ट्रिक्स पढ़ी थी उनमें हमने कहा था कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सी एन प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी. पहली तो ये कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है उतने नंबर ऑफ सिग्मा वी इसके अंदर मौजूद हों, या फिर एक भी सिग्मा वी मौजूद नहीं होगा. ठीक है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस जितना ही सिग्मा वी मौजूद हो या फिर कोई भी सिग्मा वी मौजूद नहीं हो. अगर हम बात करते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस तो है, सी एन तो है, लेकिन उसके अंदर सिग्मा वी नहीं है, तो वहाँ उस केस में क्या होगा? उस केस में पॉइंट ग्रुप हमारा सी एन रहेगा. मींस के सी एन इस तरह से रहेगा कि एन की जगह पर 1 2 3 मॉलिक्यूल के हिसाब से जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास गिवन होगा उस हिसाब से हम C1 या C3 या C4 लगा लेंगे. जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है H3PO4 की. तो H3PO4 जो है इसका पॉइंट ग्रुप होता है C3. ये आपको नेक्स्ट डिटेल में मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है कि यहाँ पर CN की एग्जांपल क्या होगी कि H3PO4 की हम एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे इसका पॉइंट ग्रुप C3 होता है. ठीक है, और अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर सिग्मा वी मौजूद हैं तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? इस केस में पॉइंट ग्रुप हमारा सी एन वी बन जाएगा. ठीक है, एक तो सी एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को और वी प्लेन को शो कर रहा है कि हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है. हम डिस्कस कर लेते हैं कि सी एन वी किस तरह से होता है. अगर हम बात करें सी एन वी पॉइंट ग्रुप की तो इसके अंदर हमारे पास ये
सिमेट्री ऑपरेशंस हो सकते हैं। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी पॉइंट ग्रुप्स के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे उनके अंदर आइडेंटिटी का ऑपरेशन लाजमन मौजूद होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था कि हम मॉलिक्यूल को 360 के एंगल पे रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से वो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन देगा। और आइडेंटिटी जो है हर मॉलिक्यूल के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर लाजमी मौजूद होती है। इसके बाद सी एंड बी पॉइंट ग्रुप के अंदर n फोल्ड ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी, ठीक है। और इसके बाद जो ऑपरेशन हमारे पास मौजूद होता है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद, वो ये है कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है उतना ही सिग्मा वी हो या फिर उसके अंदर कोई भी सिग्मा वी ना हो, ठीक है। हाँ, अब हम देख लेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर हम बात करते हैं, हम n की जगह पर 2 लगा देते हैं, मतलब पहले हमने पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि सी एन वी किस तरह से होगा। अब हम कह रहे हैं कि सी टू वी किस तरह से होगा पॉइंट ग्रुप। तो इस पॉइंट ग्रुप के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एग्जांपल के थ्रू अपने ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल गिवन है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होगा और इसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस या सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, मींस इमेजिनरी एक्सिस पास करेंगे सिमेट्रिकली के मॉलिक्यूल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाए। सो हमने यहाँ से जेड एक्सिस से क्या किया, इसके अंदर एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पास किया, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। जब डिवाइड हो गया तो हम इसको रोटेट करेंगे, 2 एटम्स जो हैं वो रोटेट हो रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर C2 मौजूद है। ये C2 की बात क्लियर हो गई यहाँ तक। इसके बाद हमने देखना है कि अगर इसके अंदर C2 मौजूद है तो क्या इसके अंदर कोई सिग्मा V भी मौजूद है। और तो जिस डायरेक्शन से मैंने इसके अंदर सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री पास, जिस डायरेक्शन से मैंने इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस मीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास किया है, उसी डायरेक्शन में मैंने इसके अंदर POS मीन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास किया है। मीन्स जेड एक्सिस पे मैंने इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास किया। तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, मीन्स कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर सिग्मा वी मौजूद है। तो अगर मुझे मॉलिक्यूल के अंदर एक सिग्मा वी नज़र आ गया है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जाकर हर सिग्मा वी फाइंड करूँ, मीन हर सिग्मा वी को ढूंढूँ। मैं डायरेक्टली अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा उतना ही मैं लिख दूँगी कि टू सिग्मा वी इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल एक्सिस C2 था। ये हम सिर्फ तब करेंगे जब हमारे पास कंजेक्टिव C2 नहीं होंगे। जब हमारे पास कंजेक्टिव C2 होंगे तब हम इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के ऑर्डर के बराबर सिग्मा वी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिग्मा D का भी केस आ जाता है। ठीक हो गया। तो अगर ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं C3V पॉइंट ग्रुप की। C3V पॉइंट ग्रुप के अंदर हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया की। अमोनिया के केस में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि अमोनिया जो है वो नॉन प्लेनर होता है, नाइट्रोजन जो है होता है वो ऊपर की तरफ है, और तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो प्लेन पे मौजूद है। मींस तीनों हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को ऊपर उठाया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, सही है। तो मैं इसके अंदर से सबसे पहले हमने क्या करवाना होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कराना होता है। तो उसके लिए हम करते हैं इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं। तो मैंने यहाँ से अलोंग द जेड एक्सिस मैंने क्या किया, इसके अंदर से इमेजिनरी एक्सिस पास किया। तो एन जो था वो फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हुआ है, क्योंकि मैंने इसके अंदर से एक्सिस पास किया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर रोटेशन करवाई है। रोटेशन करवाने के बाद मैंने नोटिस किया कि कितने एटम्स जो हैं वो रोटेट कर रहे थे। तो जब मैंने देखा तो इसके अंदर 3 एटम्स रोटेट कर रहे थे। इसका मतलब इसके अंदर C3 मौजूद है, ठीक है। आइडेंटिटी का तो आपको पता है ना, आपको क्लियर है कि आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल में होती है। इसके बाद C3 मौजूद है, ये भी हमने क्लियर हो गया। अब हमने देखना है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो हम देखेंगे, हम जहाँ से मैंने पास किया है ना एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस जहाँ से पास किया, जहाँ से मैंने C3 की वैल्यू फाइंड आउट की है जेड एक्सिस पे, वहाँ से ही मैं प्लेन पास कर रही हूँ एक, ठीक है, मिरर प्लेन। तो मैंने नोटिस किया कि ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है।
हाफ इधर हाफ इधर, तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर इमेज शो हो रहा है ये एक दूसरे का। तो मैं कहूँगी कि इसके अंदर सिग्मा मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री POS मौजूद है। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, सिग्मा H है या सिग्मा V है। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब हम प्लेन पास करवाएं तो वो सिग्मा V होगा, और जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में POS पास करवाएं तो वो होगा सिग्मा H। तो यहाँ पर अमोनिया के केस में जहाँ से मैं Z एक्सिस पास कर रही थी, मैंने वहाँ से मींस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही प्लेन भी पास किया है, तो इसका मतलब इसके अंदर सिग्मा V मौजूद है। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर सिग्मा V पाया जा रहा है अमोनिया के केस में। और अगर हमें एक सिग्मा V मिल गया है, इसका मतलब कि इसके अंदर 3 सिग्मा V मौजूद होंगे। 3 सिग्मा V मैंने डायरेक्टली लिख दिया है प्रिंसिपल ऑर्डर के बराबर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी C2 मौजूद नहीं है। ठीक है, C2 अगर हम इसके अंदर अमोनिया के केस में फाइंड करना भी चाहें तो हम देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं पास करती हूँ, इसको कट करती हूँ तो ये सिमेट्रिकली कट नहीं हो रहा। अगर मैं इस तरफ से कट करती हूँ तो भी सिमेट्रिकली कट नहीं हो रहा। तो C2 के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल का सिमेट्रिकली कट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अमोनिया का पॉइंट ग्रुप किस तरह से C3V है। C3V ये तो हो गए इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन C3 है। और इसके बाद V जो लगाया है हमने वो इसलिए लगाया कि इसके अंदर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है। ठीक है, तो इसका पॉइंट अमोनिया का पॉइंट ग्रुप हुआ C3V। होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये। इसके बाद अगर हम POCl3 की एग्जांपल लें तो ये भी बिल्कुल अमोनिया की तरह है, और ट्राईक्लोरोमीथेन की अगर एग्जांपल लें तो ये भी बिल्कुल अमोनिया की तरह है। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो इनको भी हम अमोनिया की तरह ही टैकल करेंगे, अप्रोच करेंगे। मींस के अगर मैं आपको POCl3 की एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मैंने एक्सिस पास करवाया, तो ये दोनों एटम्स जो थे ये फ़िक्स हो गए, क्योंकि जिस एटम से हम एक्सिस पास कर रहे होते हैं उसकी पोजीशन फ़िक्स हो जाती है। फिर मैंने रोटेशन करवाई, रोटेशन करवाने से मुझे पता चला कि इसके अंदर तीनों क्लोरीन एटम्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। जब रोटेट कर रहे हैं तो 3 एटम्स रोटेट कर रहे हैं, उससे मुझे पता चल गया कि इसके अंदर C3 मौजूद है। जब C3 पाया जा रहा है तो इसके बाद मैं देखूँगी कि इसके अंदर कोई C2 मौजूद है। C2 के लिए मुझे क्या करना है, मुझे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली कट करना है। तो मैं अगर यहाँ से कट करना चाहूँ नहीं हो रहा, अगर मैं यहाँ से कट करना चाहूँ नहीं हो रहा, सिमेट्रिकली कट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं एक्स एक्सिस से कट करती हूँ तो 3 क्लोरीन नीचे है, ऊपर कोई भी क्लोरीन नहीं है, तो मीन्स के कोई C2 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका एक तो हो गया कि इसके अंदर C3 मौजूद है। दूसरा अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है कि नहीं। अब मैंने जहाँ से मैंने किया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास किया है, C3 पास किया था, वहीं से मैंने यहाँ से मिरर पास किया है। ठीक है, मिरर प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने देखा कि ये दोनों जो है दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, जब इक्वल हैं तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब हमने पता लगाना है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा V है या सिग्मा H है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर मैंने पैरेलल में पास करवाया है तो ये सिग्मा V होगा। तो चूंकि मैं यहाँ पर सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पास करवा रही हूँ, मींस के Z एक्सिस से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया था तो मैं यहाँ से ही प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास करवा रही हूँ। तो इसका मतलब है कि ये सिग्मा V है। ठीक है, तो अगर मुझे इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि C3 एक्सिस मौजूद थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3 थी। अब मैंने फाइंड किया कि इसके अंदर एक सिग्मा V भी पाया जा रहा है। तो मैंने जब ये 2 चीज़ें फाइंड कर ली तो हम अपनी ट्रिक को यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 सिग्मा V होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जितने प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा उतने ही इसके अंदर सिग्मा V मौजूद होंगे। सो वी कैन से दैट 3 सिग्मा V यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हमें अलग अलग से हर सिग्मा V को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इन केस कि यहाँ पर कोई कंसेक्टिव C2 ना पाया जा रहा हो। ठीक है, तो हम
अब फाइनली कह सकते हैं कि C3 तो हो गया, ये हमारा एक्सिस, और इसके बाद V हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अलोंग वर्टिकल एक्सिस मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया POCl3 का पॉइंट ग्रुप। इसी तरह से ट्राईक्लोरोमीथेन की भी एग्जांपल है, इसको भी हम सेम इसकी तरह से ही अप्रोच करेंगे। ये आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके पास तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सो अब हम बात करते हैं C4V की। मींस कि पहले हमने कहा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है उसका ऑर्डर C3 है। अब हम बात करें कि C4 है। तो इसके अंदर हम एग्जांपल ले रहे हैं ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की, जिसके अंदर हमने देखना है कि कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि आइडेंटिटी मौजूद होती है हर मॉलिक्यूल में। इसके बाद हमने अपना प्रिंसिपल एक्सिस मीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाना है, इस तरह के मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली कट हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ज़ीनोन ऑक्सी मीन ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये यहाँ पर ज़ीनोन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस सेलेक्ट कर लिया है। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ये लिया है। ठीक है, जब मैंने ये लिया है तो ये इन दोनों की पोजीशन फिक्स हो गई। इसके बाद मैंने नोट किया कि ये चारों फ्लोराइड जो हैं या फ्लोरीन जो हैं ये रोटेट कर रहे होंगे, तो मैं कहूँगी कि इसके अंदर C4 मौजूद है। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। अब मैंने क्या देखना है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर देखूँ मैं यहाँ से, अगर मैं पास करूँ जहाँ से मैंने पास किया था, प्रिंसिपल एक्सिस पास किया, अगर मैं वहाँ से ही पास करूँ तो ये देखें, तो ये सिमेट्रिकली कट हो रहा है। मींस के दो हाफ में एक दूसरे को, दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। और अगर मैंने परपेंडिकुलर पास किया है इसको, अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में पास किया है तो यहाँ पर सिग्मा V मौजूद होगा। और अगर मुझे एक सिग्मा V मौजूद मिल गया है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि C4 के बराबर मींस के 4 सिग्मा V मौजूद होंगे ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के अंदर। मुझे हर सिग्मा V को, चारों सिग्मा V फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर मैं अब बात करूँ कि इसके अंदर, लेट्स सपोज मैं फाइंड करना चाह रही हूँ इसके अंदर कि इसके अंदर सिग्मा H है या नहीं। अगर मैं देखूँ, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास करवाऊँ ना प्लेन, तो फिर सिग्मा H होगा। लेकिन सिग्मा H के लिए ज़रूरी है कि तमाम एटम्स इक्वली कट होते जाएं, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा हुआ है। मींस कि वो तो उस प्लेन में आएगा नहीं, सो इसके अंदर सिग्मा H प्रेजेंट नहीं होगा। सो वी कैन से दैट कि C4 इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और V इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो हम कहेंगे कि इस ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का पॉइंट ग्रुप जो है ये C4V है। अब हम बात कर लेते हैं CNH पॉइंट ग्रुप की, कि इस CNH मींस के हॉरिजॉन्टल अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास CNH पॉइंट ग्रुप्स हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। आइडेंटिटी सबसे पहले होती है, उसके बाद रोटेशन भी होगी मीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सिग्मा। और इस केस में CNH के केस में हमारे पास सिग्मा V नहीं होगा, सिग्मा H होगा। ठीक है, और जहाँ पर, और एक बात और मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि जब भी सिग्मा H की बात होगी तो सिग्मा H जो होगा हमेशा 1 होगा, और जब मैं सिग्मा V की बात करूँगी तो सिग्मा V एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल के अंदर पाए जा सकते हैं, लेकिन सिग्मा H हमेशा मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सिग्मा H है तो वो सिर्फ एक ही होगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो n की वैल्यू है, यहाँ पर CNH है ना, अगर n की वैल्यू 2, 4, 6 मींस के इवन में आ रही है, तो वहाँ पर अगर n की वैल्यू इवन होगी तो वहाँ पर डेफिनेटली इन्वर्शन एग्जिस्ट कर रही होगी। होप सो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सो अब हम देख लेते हैं, अगर हम n की जगह पर 2 लगाते हैं मींस के सिग्मा 2H
तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट ग्रुप किस तरह से, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है। लेट्स सपोज कि हमें क्वेश्चन पेपर में ये मॉलिक्यूल मिला है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हमें एग्जामिनर ने पूछा है कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या है और इसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने बताना है कि इसके अंदर आइडेंटिटी है, फिर हमने देखना है कि इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। तो हम यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, इसको रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, तो इसके अंदर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर C2 पाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये आपस में पोजीशंस को चेंज कर रहे होंगे, रोटेट हो रहे होंगे। सो वी कैन से दैट कि इसके अंदर C2 भी मौजूद है। और इसके बाद चूँकि हमारा पॉइंट ग्रुप क्या है, C2H, यहाँ पर आप देखें C2H, तो हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था सेंटर से, तो मैंने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ से प्लेन पास करवाया। जब मैंने यहाँ से प्लेन पास करवाया तो ये चारों एटम्स जो थे वो कट हो गए, मींस के हाफ मॉलिक्यूल नीचे है और हाफ ऊपर चला गया। जैसे मैंने आपको अपने दोनों जॉइंट हैंड्स की एग्जांपल दी थी कि आपने दोनों हैंड्स को जॉइन करें, फिर उसके अंदर से प्लेन पास करवाएं, तो वो दोनों आपस में अलग अलग जब होंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में मॉलिक्यूल के दो हिस्से बन जाएंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल अलग अलग बन जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं कि ये सिग्मा H है। तो इसके अंदर सिग्मा H भी मौजूद है। और अगर हम इन्वर्शन की बात करें तो दोनों साइड पर, मींस के सेंट्रल पॉइंट के दोनों साइड पर सेम ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं, तो इन्वर्शन भी मौजूद होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर बताती चलूँ, बल्कि अच्छी बात भी है कि हम जब पॉइंट ग्रुप को किसी भी मॉलिक्यूल में फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को नहीं लेते हैं, और इससे हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है पॉइंट ग्रुप को फाइंड आउट करना। क्योंकि अगर हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पर ये तो हमने देख लिया था कि C2 भी मौजूद है, आइडेंटिटी भी मौजूद है, सिग्मा H भी पाया जा रहा है, I भी। तो इसका पॉइंट ग्रुप जो होगा ना हाइड्रोजन परऑक्साइड का C2, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर H मौजूद, मीन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो इसका पॉइंट ग्रुप सिग्मा C2H होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं C3H पॉइंट ग्रुप की, कि C3H पॉइंट ग्रुप अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आता है तो हम उसको किस तरह से टैकल करेंगे। सो हमारे पास ये एग्जांपल है बोरिक एसिड की। तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारे पास है, और यहाँ पर हम सबसे पहले तो कहेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद है। इसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करना है। जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करना है तो हम बोरोन जो है ना, यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ जब किसी भी मॉलिक्यूल, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आता है, लेट्स सपोज कि उसके साथ सेम ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। अगर आप वैसे रोटेशन करवाते हो, आपको नहीं समझ आती है, आपने सिर्फ इसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करते हुए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक एनालॉजी दे रही हूँ कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये स्फीयर की फॉर्म में है तीनों OH ग्रुप। तो जब मैं इसकी रोटेशन करवाऊंगी तो B जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, और ये तीनों OH जो होंगे वो यहाँ से ऐसे रोटेट करे होंगे। तो इसका मतलब कि इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। जब C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो हमने अब देखना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। तो जब मैं यहाँ से देखती हूँ, ये तो हमारा बोरोन पे प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस से क्योंकि हमारा मैं इसके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पास करती हूँ, ठीक है, ऐसे पास करती हूँ Z एक्सिस से, जहाँ से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया था, तो आप देखेंगे कि ये वाला OH जो है इधर जाके रिफ्लेक्ट होगा, तो और ये वाला जो ग्रुप होगा वो भी इधर जाकर रिफ्लेक्ट होगा। मींस कि हमारे पास आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी। सो वी कैन से दैट कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में प्लेन पास करवा रहे हैं तो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो हम अब ट्राई करेंगे सिग्मा H को, मींस के परपेंडिकुलर
प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से प्लेन पास करवाएंगे तो हम देखेंगे कि आधा मॉलिक्यूल ऊपर आधा मॉलिक्यूल नीचे, तो दो इक्वल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बाइसेक्ट हो जाएगा सिमेट्रिकली। सो वी कैन से दैट कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा H भी पाया जा रहा है। और अगर हम देखें तो इसके अंदर H3 भी पाया जाएगा, मींस के इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होगा। बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि पॉइंट ग्रुप को फाइंड करते हुए H3 का कोई रोल नहीं होता, इम्प्रॉपर एक्सिस का कोई रोल नहीं होता। अगर कोई चीज़ कंसर्न करती है यहाँ पर तो ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या कुछ ना कुछ रोल इन्वर्शन का होता है। सो यहाँ पर हम बोरिक एसिड का पॉइंट ग्रुप C3 इसलिए हमने कहा क्योंकि इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो उसका ऑर्डर 3 है, और H हमने इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर एक सिग्मा H मौजूद है। सो वी कैन से दैट बोरिक एसिड का पॉइंट ग्रुप C3H होगा। और ये था ये तो हो गई थी इसकी एग्जांपल। और इसके बाद ये इसका 3 डायमेंशनल में अगर हम देखें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ग्रीन वाला जो होगा ये बोरोन होगा, और ये OH ग्रुप है, और ये भी OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप। इस तरह से ये अटैच होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं CN पॉइंट ग्रुप की। पहले वाली स्लाइड में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप जो है वो CN हो जाएगा। और N की वैल्यू डिपेंड करती है मॉलिक्यूल पे, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं H3PO4 की। और हमारे पास, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितना भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ जाए, हमने उसको देखते हुए, उसकी स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने उसको किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो है वो प्लेन में नहीं है, मींस कि ऑक्सीजन ने इसको होल्ड किया है ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ये वाली चीज़ जो है आउट ऑफ द प्लेन है। तो मैं इसको कंसीडर कर सकती हूँ NH3 के साथ, क्योंकि जब मैंने NH3 का केस आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि NH3 जो है ये नॉन प्लेनर है, मींस के नाइट्रोजन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन मौजूद होता है, ऊपर की तरफ प्लेन के साथ टच नहीं हो रहा होता। सो मैं इसको NH3 के साथ कंपेयर कर रही हूँ। और अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करवाती हूँ तो ये क्या होगा, ये वाली चीज़ जो होगी ये फ़िक्स हो जाएगी, ठीक है, फ़िक्स हो गई। तो मैंने रोटेशन करवाई है, जब मैंने रोटेशन करवाई तो ये वाला OH, ये वाला OH और ये वाला OH, ये तीनों ग्रुप्स जो होंगे वो रोटेट कर रहे होंगे। जब 3 ग्रुप्स रोटेट कर रहे हैं, सो आई कैन से दैट कि यहाँ पर C3 एक्सिस मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा आइडेंटिटी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आइडेंटिटी तो आपको पता ही है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जब हमने यहाँ से पास किया तो इसके अंदर C3 निकला, और आइडेंटिटी इसके अंदर पाई जा रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो जब मैं अलोंग द मीन्स पैरेलल टू प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करती हूँ, जहाँ से मैंने प्लेन लिया है यहाँ से Z एक्सिस से, अगर मैं यहाँ से ही एक मिरर पास करूँ या प्लेन पास करूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये सिमेट्रिकली कट नहीं हो रहा मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर सिग्मा भी मौजूद नहीं है। और अगर मैं यहाँ से भी पास करूँ, मीन्स के परपेंडिकुलर पास करूँ, तो यहाँ पे भी ये सिमेट्रिकली कट नहीं होगा दो इक्वल हाफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे। सो सिग्मा H जो है वो भी एब्सेंट है और सिग्मा V भी एब्सेंट है। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है और उसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी और एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद होता है, तो उसका पॉइंट ग्रुप जो है वो CN में चला जाता है। सो वी कैन से दैट कि H3PO4 का पॉइंट ग्रुप जो है वो C3 है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप जो है वो C3 होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायहेड्रल
पॉइंट ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी लेक्चर में इसको डिस्कस करना स्टार्ट करूँगी तो आपके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन का बाइस भी बनेगी और इसके अलावा वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायहेड्रल मीन्स के ऐसे पॉइंट ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे जिन मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप डी से स्टार्ट होता है, मीन्स D2H, D3H, इस तरह से जो डी से स्टार्ट हो रहे होते हैं ना पॉइंट ग्रुप, हम वो डिस्कस होप सो कि आप लोगों को ये पॉइंट ग्रुप CN, VCN, H और CN पॉइंट ग्रुप्स जो हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको चीज़ें ठीक से क्लियर नहीं हो रही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली पीछे वाली 5 वीडियोज़ जाकर देखें। एक बार आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो बी विद मी, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। सो होप सो कि आप लोगों को ये पॉइंट ग्रुप CN, VCN, H और CN पॉइंट ग्रुप्स जो हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको चीज़ें ठीक से क्लियर नहीं हो रही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली पीछे वाली 5 वीडियोज़ जाकर देखें। एक बार आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो बी विद मी, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।